लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। किसी भी देश की सेना का काम होता है अपने देश के लोगों की रक्षा करना। लेकिन एक देश ऐसा भी है हमारे बीच जिसने अपने ही एक राज्य पर बम बरसाए हैं। और ये मैं कोई पुरानी बात नहीं करना हूं, बल्कि हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान ने अपने ही एक स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में बम बरसाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस हमले की वजह पाकिस्तान के इतिहास में ही छिपी हुई है। देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इस एरिया यानी खैबर पख्तून में 8 LS-6 बम गिराए। इसमें कई लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस एरिया पर पहली बार बम नहीं गिराया या पहली बार अटैक नहीं किया। इससे पहले भी यहां कई अटैक उन्होंने किए हैं। अब सवाल आता है कि आखिर पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम क्यों गिरा रहा है? कोई भी देश ऐसा कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो भी इस इलाके में कर रहा है वो उसका ही बोया हुआ जहर है, जो आज बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। कई लोग खैबर पख्तून की इस प्रॉब्लम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन जो खींची गई उससे जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम इस लाइन से भी कहीं बड़ी है। इसमें ब्रिटिशर्स की चाल से लेकर अमेरिका के मंसूबे और पाकिस्तान के भारत पर दबाव बनाने की साजिशें तक शामिल हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क आखिर क्यों अपने ही एक इलाके की जान का दुश्मन बना हुआ है, और कौन सा वो कनेक्शन है जिसके चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हो पाती है। क्या है वो एंगल जिसके चलते पाकिस्तान आज अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। पाकिस्तान के मैप को देखें तो एक तरफ मौजूद है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का बॉर्डर, तो दूसरी तरफ मौजूद है अफगानिस्तान का एक मैदान जिसका नाम है काबुलिस्तान। इन दोनों मैदानों के बीच में पड़ती है हिंदू कुश पर्वतमाला। इसी पर्वतमाला में मिलता है एक दर्रा जिसे कहते हैं खैबर का दर्रा। जाहिर है कि यह दर्रा भारत में नहीं पड़ता, लेकिन इसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इस दर्रे का जुड़ाव भारतीय इतिहास से काफी लंबे अरसे से रहा है। सिल्क रूट के दौर में जब ट्रेड हुआ करता था तब इस दर्रे का खूब इस्तेमाल हुआ। इसके बाद इसी दर्रे से पहले ग्रीक्स और फिर सेंट्रल एशिया के लड़ाके आए। एग्जाम्पल के लिए खैबर दर्रे से ही सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। उसके बाद मौर्य, कुषाण, ग्रीक, तुर्क, मंगोल और मुगलों ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया। मुगलों ने भी इस एरिया को जीतने की कोशिशें की और इसे अपने साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना। यानी कि इस जगह को आप मान सकते हैं भारत का हिस्टोरिकल एंट्री गेट। इसी जगह को खैबर पख्तून का दर्रा कहा जाता है। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो इंडो यूरोपियन ग्रुप की पश्तून लैंग्वेज बोलते हैं। इन्हीं लोगों को पठान भी कहा जाता है। सारी लड़ाई इस आबादी के डिवीजन को लेकर है, जिसकी लड़ाई की नींव डालती है डूरन लाइन। अब ये लाइन क्या है और कैसे इस लाइन ने कभी ना खत्म होने वाली एक टेंशन को पैदा किया, उसे समझने के लिए हमें चलना होगा उस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया था। और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान में भी बदलाव हो रहे थे। 19वीं सदी में जब मुगल सत्ता बस नाम मात्र की बची थी, तब अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। इन्हीं को मॉडर्न अफगानिस्तान का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। लेकिन जब दुर्रानी का राजवंश अपने पतन पर था, तभी साल 1834 में हरि सिंह ने खैबर पख्तून का इलाका महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य में मिला दिया। फिर 1848 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इसी टाइम पर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इस तरह से खैबर पख्तून की ये जगह जो थी वो भी उनके कब्जे में आ गई। अंग्रेजों ने खैबर पख्तून के शहर पेशावर को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के एक बड़े शहर के रूप में ढालना शुरू किया। इस जगह की रखवाली के लिए ब्रिटिशर्स ने पंजाब फ्रंटियर फोर्स को खड़ा किया। लेकिन आगे चलकर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये टुकड़ी अंग्रेजों की जगह क्रांतिकारियों के साथ खड़ी हो गई। अब ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी अपनी बनाई सेना ही अब उनके साथ नहीं खड़ी थी। दिक्कत इस बात की भी थी कि इसके चलते वेस्टर्न फ्रंट जो था अंग्रेजों का वो कमजोर हो सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने तय किया कि वो अफगानिस्तान को भी जीत कर रहेंगे। ये एक तरह से उनकी जिद थी, लेकिन उनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाई। इस टाइम तक अंग्रेजों के हाथों में लगभग पूरा साउथ एशिया आ गया था,
बोलन दर्रा भी उन्होंने पार कर लिया था। लेकिन जब वो अफगानिस्तान को जीतने चले तो 3-3 जंगें लड़ने के बाद भी वो इसको जीत नहीं पाए। इन जंगों में हारने के बाद अंग्रेजों ने इस एरिया को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करने की सोची। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ट्रांस कैस्पियन रेलवे भी धीरे धीरे अफगानिस्तान के पास तक पहुंच रही थी और इसका रिजल्ट ये हो सकता था कि कल को अफगानिस्तान पर रशिया हमला कर दे। ऐसे किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों की इसी सोच ने खैबर पख्तून को एक ऐसी दिक्कत में डाल दिया जो आज तक चली आ रही है। जी हाँ, सही गेस कर रहे हैं आप, मैं अभी डूरन लाइन की बात कर रहा हूं। देखिए, ब्रिटिशर्स को पता था कि वो पख्तून के इन कबीलों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साल 1893 में 1893 में अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चली। इस साल ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन ने तत्कालीन अफगान शासक अब्दुल रहमान के साथ मिलकर एक सीमा रेखा खींची। इसे डूरन लाइन कहा जाता है। इस लाइन को खींचने से अफगानिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो 2 हिस्सों में बंट गया। इस लाइन को हिंदू कुश पहाड़ियों के पैरेलल खींचा गया क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक नेचुरल बंटवारा था जिसमें हिंदू कुश के वेस्ट में अफगानिस्तान हो गया और ईस्ट में ब्रिटिश भारत या आज का पाकिस्तान था। लेकिन इस बंटवारे के साथ ही एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का भी बंटवारा हो गया। ये कम्युनिटी थी पश्तून कम्युनिटी। ये लोग इसी डूरन लाइन के पास रहा करते थे। इस लाइन की वजह से आधे से ज़्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए, आज के पाकिस्तान में रह गए, और बाकी के चले गए अफगानिस्तान में। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते थे, बस नक्शे पर यह कम्युनिटी एक लाइन से डिवाइड कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने डूरन बॉर्डर बनाकर एक तरह से शैतानी की थी। सैकड़ों सालों से वो लोग जो अफगानिस्तान की एक पहचान के साथ पले बढ़े थे, वो अचानक ही पंजाब स्टेट के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमिश्नरी का हिस्सा बन गए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि इस क्षेत्र में रहने वाली पश्तून जनजातियां अपनी आज़ादी के लिए मशहूर थी। उनका लाइफ स्टाइल किसी राज्य के या स्टेट के नियमों से नहीं चलता था, बल्कि वो अपनी कबीलाई परंपराओं और पश्तून वाली एक कोड है उसके सख्त नियमों से चलता था। इस कोड में मेहमान के लिए जान देने से लेकर अपनी ज़मीन की इज्जत को बनाए रखना सबसे ऊपर होता था। अब इस बात को याद रखिएगा, आगे ये कहानी जब बढ़ेगी तो ये बात एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी। 1897 में अफरीदी और औरकजई कबीलों ने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर देने का काम किया। इसी कड़ी में 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी की लड़ाई भी लड़ी गई थी, जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 21 सिख सैनिकों ने 8000 अफगानों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश सेना काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी, एडवांस थी, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे और जंग लड़ने की अलग अलग नई नई तकनीकें थी। इसके चलते अफगानों की हार हो गई और आखिरकार इस हिस्से पर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सबके सामने खड़ी होने वाली थी। अंग्रेज़ों ने एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकालकर एक परमानेंट दिक्कत खड़ी कर दी थी। इसके बाद इस जगह पर कंट्रोल करने के लिए साल 1901 में पेशावर को एक हेडक्वार्टर बना दिया गया। इस तरह से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नाम से एक अलग प्रांत बना दिया गया। लेकिन तब भी पठान या पश्तून लोग ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुके नहीं। अपनी आज़ादी के लिए मशहूर इन लोगों ने एक और आंदोलन खड़ा किया। 20वीं सदी में खान अब्दुल गफ्फार खान नाम के एक मशहूर पठान ने गांधी जी की राह पकड़ दी। करीब 6.25 फुट लंबे चौड़े अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की जो सिर उतार लेने वाली परंपरा थी उसको छोड़ दिया। वो इसके साथ ही अहिंसा के रास्ते लड़ाई लड़ने का हथियार उठाते हैं। इस विरोध में वो पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जेल से लेकर इलाहाबाद में मौजूद नैनी जेल तक सलाखों के पीछे रहे। उनकी अहिंसा की नीति के चलते ही उनका एक और नाम पड़ा, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पश्तूनों को एक करने और उनके बीच पॉपुलर होने के चलते उन्हें एक और नाम मिला, बादशाह खान। साल 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नाम से एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया खुदाई खिदमतगार। यह संगठन भी वही बातें कर रहा था जो गांधी, नेहरू और पटेल कर रहे थे। गफ्फार खान भी स्वशासन की मांग कर रहे थे। फिर अगले साल 1930 में जब गांधी जी की अगुवाई में दांडी यात्रा शुरू हुई और नमक कानून को तोड़ा गया, तब पेशावर के साथ साथ पूरे पख्तून में खुदाई खिदमतगार संगठन ने भी अहिंसात्मक प्रदर्शन किया।
इस प्रोटेस्ट के चलते 23 अप्रैल 1929 को अब्दुल गफ्फार खान को नमक कानून तोड़ने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। उनके गिरफ्तारी के विरोध में पेशावर में काबुली थाने के बाहर 2000 लाल कुर्ती वाले इकट्ठा हो गए। इसी बीच गढ़वाल रेजिमेंट ने इन सभी अहिंसक आंदोलनकारियों को घेर लिया। ब्रिटिश कैप्टन रिकेट इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। लाल कुर्ती वाले अपने लीडर को लिए जाए बिना हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच घबराई पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ओपन कर दिया। इस फायरिंग में 60 निहत्थे लाल कुर्ती पश्तून पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। ये तारीख पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार हत्याकांड के नाम से जानी गई। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ, लेकिन इस विभाजन का विरोध गफ्फार खान भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि पश्तूनों को एक आज़ाद पश्तूनिस्तान बनाने का ऑप्शन दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ऐसा नहीं कर रही थी। पश्तून लोगों को केवल भारत या फिर पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन गफ्फार खान जो थे वो आज़ादी ना मिलने पर पाकिस्तान की जगह भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के चलाए गए जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट का बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से कहा, आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। यही वजह है कि विभाजन के बाद गफ्फार खान को बहुत बार अरेस्ट किया गया। इससे पख्तून के एरिया में और दिक्कतें शुरू हो गई। अब आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ एक देश के तौर पर उभरा था। इसीलिए पाकिस्तान लगातार इस्लामिक आइडेंटिटी पर जोर दे रहा था। पाकिस्तान ने कम्युनिटी की पहचान पर बेस्ड किसी भी तरह के आंदोलन को प्रांतीयता का जहर कहकर दबा दिया। इसके चलते हुआ ये कि जो पश्तून राष्ट्रवाद अहिंसा की नींव पर शुरू हुआ था वो 1970 के दशक आते आते हिंसक हो गया। 70 के दशक में यहाँ पर पश्तून जलमाए जैसे हिंसक अलगाववादी संगठनों का जन्म हुआ जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके थे। लेकिन सवाल है कि क्या बस यही वजह थी आंदोलन के हिंसक होने की? जवाब है नहीं। असल में हुआ ये कि जब 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद देश बना तो उसने डूरन लाइन को अपनी लीगल और इंटरनेशनल बाउंड्री घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1919 में 1947 से काफ़ी पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई। इस वॉर के दौरान एक ट्रीटी साइन हुई जिसके हिसाब से तय हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देगा और अफगानिस्तान डूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानेगा। लेकिन पाकिस्तान बनने के कुछ ही वक्त बाद यानी 1949 में अफगानिस्तान ने डूरन लाइन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अफगानिस्तान के गांव पर अटैक कर दिया। इस टेंशन के बीच अफगानिस्तान ने कहा कि वो डूरन लाइन को नहीं मानता। अफगानिस्तान इसे एक ऐसा बॉर्डर बताने लगा जिसने एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज और एक ही खून के लोगों के दो हिस्से कर दिए थे। इसी के चलते जब पश्तूनों की बात अफगानिस्तान करने लगा तो पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून लोगों में भी ये भावना आई और उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए लेट 1970s से। लेकिन इस हिस्टोरिकल लड़ाई में अभी एक और ड्रामा खड़े होने की देर थी। साल 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इस अटैक के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की थी। अब आप हैरान होंगे कि ये दोनों दुश्मन थे तो एक कैसे हुए? दरअसल इस साल 1976 में अफगानिस्तान के राजा सरदार मोहम्मद दाऊद खान ने पाकिस्तान विजिट किया था और डूरन लाइन को इन्होंने मान्यता दे दी थी। जी हाँ, डूरन लाइन को अफगानिस्तान ने मान्यता दे दी। इस फैसले से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक इतनी गाढ़ी दोस्ती हुई कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की हेल्प की थी। लेकिन पाकिस्तान जो था ना दोस्तों, उसने यहाँ पर भी एक चालाकी दिखाई। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो पाकिस्तान की वफादार हो और भारत के किसी भी खतरे के खिलाफ एक बफर जोन की तरह काम करे। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के एरिया को एक इंटरनेशनल जिहादी सेंटर में बदल दिया। यहीं से जन्म होता है उसामा बिन लादेन का, जिसने तालिबान जैसे गुटों को इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। ये तालिबानी पश्तून लोग थे। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है डिसाइपल या स्टूडेंट। ये रेडिकल इस्लामिक ग्रुप था जो कि अफगानिस्तान में कट्टर इस्लाम वाली सरकार को सपोर्ट करता था।
अमेरिका के सपोर्ट के दम पर तालिबान ने रूस को खदेड़कर 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान ये सब कर रहा था इंडिया में कश्मीर के मुद्दे को भुनाने के लिए, और अमेरिका सपोर्ट इसे कर रहा था क्योंकि उसे रूस को हराना था। लेकिन इन दोनों ही देशों के लिए दांव उल्टा पड़ गया। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान की सरकार को हटाकर तालिबानियों पर हमले शुरू कर दिए। इस हमले से बचने के लिए अफगानिस्तान के कई तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के खैबर पख्तून के एरिया में आकर रहने लगे। पाकिस्तान को ये बात महंगी इसलिए भी पड़ी क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2004 में पाकिस्तान ने अपने हाथों से खड़े किए गए इन सभी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें ऑपरेशन अलमिजान और बैटल ऑफ वना जैसे शुरुआती अभियान शामिल थे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ कई कट्टर इस्लामिक देवबंदी मदरसे खोले जिससे कि इस्लाम की पहचान को आगे किया जाए और पश्तून आइडेंटिटी इससे दब जाए। इसलिए ही उसने अपने बॉर्डर के अंदर ही कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाले तालिबान को भी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उसने अमेरिका के साथ भी एक डबल गेम खेला। बाहर से वो अमेरिका के ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के प्रोजेक्ट के साथ खड़ा था और अंदर ही अंदर खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में तालिबानियों को पनाह भी दे रहा था। हालांकि पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि आगे चलकर उसका यही काम उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाइयों से पाकिस्तान ने अपना ही नुकसान करा लिया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, पश्तून कबीले में मेहमानों की रक्षा करने का कॉन्सेप्ट चलता है जिसे पश्तून वाली कोड में लिखा गया है। अफगानिस्तान से लड़ाके पाकिस्तान के पश्तूनों के मेहमान थे। पाकिस्तान के ऑपरेशन के चलते लोकल पश्तून आबादी एक बार फिर नाराज हो गई। इन लोगों को लगा कि पाकिस्तान उनके सम्मान और उनकी परंपराओं पर हमला कर रहा है। असली दिक्कत तब और खड़ी हो गई जब 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर पाकिस्तान सेना ने हमला कर दिया। इसके जवाब में अलग अलग पश्तून कबीलाई और इस्लामी समूहों ने एकजुट होकर एक गुट बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। यानी कि जिस सांप को पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला था, वही अब उसे काटने लगा था। इस तरह पाकिस्तान में एक ऐसे इंटरनल क्राइसिस का जन्म हुआ जिससे उसे अपने ही एरिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने इस इंटरनल विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन लिया है। 2004 से शुरू होकर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज्ब, ऑपरेशन रद-उल-फसाद जैसे कई ऑपरेशन चलाए गए। यानी कि ये जो बम गिराए गए हैं अभी हाल ही में, वो पहली घटना नहीं। पाकिस्तान के इन हमलों के चलते आतंकवाद पर या इंटरनल विद्रोह पर कुछ हद तक लगाम लगी, लेकिन इसमें कई मासूम लोग भी मारे गए। अभी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 30 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस तरह के हमलों ने पश्तूनों के मन में एक गहरा गुस्सा और विरोध पैदा किया, जिसने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे अहिंसक मूवमेंट्स का भी जन्म हुआ। अब दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम क्यों बरसा रहा है। सवाल अब ये उठता है कि क्या पश्तून कभी पाकिस्तान से सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के बनने के साथ ही खोजा जा रहा है। ये जो स्ट्रगल है ये केवल आतंकवादियों को खत्म करने का एक मिलिट्री अभियान नहीं है। ये एक ऐसी गहरी ऐतिहासिक पहचान की जंग है जिसकी जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, एक अधूरी सीमा और एक नेशन स्टेट द्वारा अपनी ही जातीय पहचान को दबाने की कोशिशों में छिपी हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं एक बात कहूं तो पाकिस्तान ने हमेशा पश्तूनों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। जो आंदोलन शांति से चल रहा था उसे दबाकर सरकार ने हालात ऐसे बना दिए कि वहां से हिंसा पैदा हुई। फिर उस हिंसा को रोकने के लिए और ज़्यादा हिंसा की गई। रिजल्ट ये निकला कि सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ा और उनके अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा भर गया। सच ये है कि जब तक पाकिस्तान पश्तूनों की पहचान, उनकी संस्कृति और उनके हक को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक बंदूक से लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये इतिहास बार बार खुद को दोहरा रहा है और इसका अंत तभी होगा जब सरकार और अपने ही लोगों के बीच का भरोसा वापस से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी कि पश्तूनों की लड़ाई क्यों चल रही है और पाकिस्तान क्यों इन पश्तूनों पर बम बरसाने को आतुर है।
अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री करेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।